एक डॉग था हाईवे का। उस डॉग के साथ एक घटना हुई, उसे भी नहीं शायद पता था कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। एक कैब ड्राइवर था, उसके पीछे उस लेडी की गाड़ी चल रही थी, उसने एक डॉग को हिट करा। अच्छा। उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ओपा। वो डॉग बहुत मुश्किल से एक कॉर्नर हाईवे की जो पाथ होते हैं उधर पहुंचा। एंड आप इंसानियत कहते हैं ना, इंसान के ऊपर हंस पड़ोगी जब ये आप सुनोगे। वो पर्सन अपनी गाड़ी से उतरा, उसने अपना बम्पर चेक किया, बम्पर तो नहीं टूटा मेरा, एंड वो गाड़ी में बैठा, वो चल दे। पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाना शायद आप लोग के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी, बट एक डॉग के लिए बहुत बड़ी बात है, एक एनिमल के लिए। क्योंकि हमें तो कोई आके खिला देता है, हमारे पेरेंट्स हैं, बट उनको कौन खिलाएगा। लोग गंदा पानी नहीं छूते, अपने शरीर पे नहीं लगने देते, लेकिन वो गंदा पानी पीते हैं, अपनी प्यास उससे बुझाते हैं। आप डस्टबिन में वापस हाथ नहीं डाल सकते, वो उस डस्टबिन में अपना खाना ढूंढते हैं। उसके सर पे किसी ने नोकीली चीज़ मारी जिससे उसका हेड, गर्मियों में क्या होता है ना, वूंड बहुत छोटे से बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, पकता है वो गर्मी की वजह से। और मैं ये कह रही हूँ, आसपास इतने लोग जिसने उसकी मदद ही नहीं करी। उसका पूरा वूंड, मतलब आप समझो यहाँ से पूरा खाली, पूरा ब्रेन दिख रहा। कि एक रेस्क्यू के लिए हम गए थे और हमारे साथ छेड़छाड़ी हो गई थी। हम कोई लड़ाई के मोटिव से नहीं गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड गए थे। वो लड़का था हार्डली 15-16 साल का, उसने मेरे चेस्ट पे धक्का दिया, मेरा गला दबाया। हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ गॉसिप विद कीर्ति। आज हमारे पॉडकास्ट में आई थी जागृति मिश्रा। शी इज़ एन एनिमल रेस्क्यूअर। उनका खुद का एनजीओ है स्ट्रीट वर्ल्ड्स के नाम से, एंड शी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए इतना ज़्यादा इमोशनल था और बहुत अमेजिंग था, बिकॉज आई एम एन एनिमल लवर। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज जो भी एनिमल लवर्स हैं उनके लिए बहुत अमेजिंग रहेगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट देखना, एंड तक देखना। और एंड में डिटेल्स शेयर करी है मैंने, लिंक में डिस्क्रिप्शन शेयर किया है। अगर आप लोगों को उनकी हेल्प करनी है, आप लोग प्लीज़ उनके पेज पे जाइए, उनको सब्सक्राइब करिए, उनकी वीडियो शेयर करिए, जैसे भी हो सकता है प्लीज़ हेल्प करिए। और दैट्स इट, प्लीज़ एंजॉय द पॉडकास्ट। Hi Jagriti, welcome to my podcast Gossip with Kirti. हेलो। How are you? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत दूर से आए हो आप और आपने टाइम निकाला इतने बिजी शेड्यूल से, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, इतनी ब्लेसिंग्स है आपके पास, इतनी ज़्यादा। सो आई थिंक इट्स अ रियली गुड वर्क। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शो में आऊँ। डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। और डर सा भी लग रहा है, तो देखते हैं। और बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज मैं अपने बच्चों की आवाज़ इस शो के थ्रू और लोगों तक पहुंचा पाऊंगी। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में नया? लाइफ में यही कि एक अच्छा शेल्टर होम खोला है मैंने बच्चों के लिए। ओके। और कोशिश है और अच्छा खोलने की, ऐसे बेजुबान बच्चों के लिए जिनको हमारी मदद की बहुत ज़रूरत है। और ह्यूमंस के लिए भी बहुत जल्दी करने की कोशिश में हूँ मैं, कि कुछ एक बहुत बड़ा स्टेप लूँ जिससे कि मैं आज इंसान के लिए भी कर पाऊँ कुछ, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है ओल्ड एज होम खोलने का। और आई होप मैं कर पाऊँ मेरी ज़िंदगी में। अभी तो बच्चों के लिए चल रहा है, कोशिश में हूँ कि और अच्छी एक उनको लाइफ दे पाऊँ। ओके, दैट्स नाइस। तो आपने कहाँ पे अभी अपना जो अपने नया वो करा उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, एक्चुअली वो नीलोठी गांव में है। जगह जो है अभी ली है हमें, इसी साल ली है, मई जून के अप्रॉक्स हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ओके। और इससे पहले मैं एक 100 गज के प्लॉट में रहती थी। अच्छा। जहाँ पे मैं बच्चों को रखती थी, 50-60 अप्रॉक्स थे। और मैं घर में भी रखा करती थी पहले, जो मेरी बहुत पहले की लाइफ थी। मैंने आज से 4 साल मुझे इस वर्क को करते हुए हो गया है। तो मैं पहले घर में रखा करती थी। फिर बहुत प्रॉब्लम फेस हुई जिसकी हम आगे बात करेंगे, और जिसमें ये हुआ कि जो जगह थी हमें बहुत कम पड़ने लगी, 100 गज। क्योंकि 100 गज में 50 बच्चे बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। कहाँ स्टाफ रहे, कहाँ बच्चे रहे, कहाँ मेडिसिन्स रखे, कहाँ उनकी बेसिक नीड के सामान रखे। तो एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, एक बहुत बड़ा अप एंड डाउन आया, जिससे एक इंस्पिरेशन मिली मुझे। और मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि मुझे अब वो सही समय है कि मैं एक बहुत बड़ा शेल्टर होम खोलूँ बच्चों के लिए। क्योंकि दिल्ली में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाता है। एक
शेल्टर होम मिलता है। तो मेरा बस शुरू से सपना था कि इन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लेना है, कि इनके लिए जो भी करना है, इनको एक अच्छी लाइफ मिले, एक अच्छा घर मिले जहाँ पे ये सेफ़ महसूस करे, क्योंकि सड़क पे तो कोई भी जानवर सेफ़ महसूस नहीं करता, आज के इंसान ने छोड़ा ही नहीं है। और चलो मेरे को ना ये जानना है कि आपने जब स्टार्ट किया था तो जनरली जैसे मैं भी हूँ, मुझे भी एनिमल से बहुत प्यार है, स्पेशली डॉग से। तो लेकिन एक दिमाग में ना कभी आता, हर किसी के नहीं आता कि आप एग्जीक्यूट करो उस चीज़ को कि हम इनके लिए कुछ करें, घर चाहे घर बनाना हो, छोटा सा आप कंबल ला के, ये सब चीज़ें तो आप रख देते हो, लेकिन एक पूरा शेल्टर होम बनाना इज़ अ वेरी बिग डिसीजन। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ था, कुछ तो हुआ होगा कि आपने सोचा होगा कि नहीं मुझे ना अब यही करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि बहुत कम लोग सोचते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है। एक्चुअली पहले जैसे मेरा बेसिक बहुत छोटे सिरे से मैंने शुरू करा था ये चीज़। मैं कोई ज़्यादा शुरू से ही बहुत ज़्यादा डॉग्स को नहीं खिलाती थी। पहले 5 थे, वो नंबर 10 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ। फिर घर में बच्चों को रखना शुरू करा था। क्या हुआ था कि शेल्टर होम्स में बच्चों को भेजती थी, और मैं ऐसा नहीं होता था कि 1 या 2 रेस्क्यू उठाना, कम से कम 15-15, 16-16 रेस्क्यूज़ उठाती थी मैं पर मंथ। एंड उनका जो शेल्टर का कॉस्ट होता था वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था, क्योंकि बच्चों का ट्रीटमेंट, बच्चों की सर्जरीज, बच्चों का मेडिसिन, सब कुछ के बाद शेल्टर का कॉस्ट, तो बहुत हेडेक हो जाता था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी कि कहाँ से पे करूँगी इतना बर्डन। और तब इतनी फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी। तो मैंने अपनी मदर से शेयर करा कि मम्मा मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि शेल्टर का मैं पे नहीं कर पा रही हूँ और बहुत खर्चा हो जाता है। हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये हम अमाउंट बचा करके हम और बच्चों को रेस्क्यू करें। मम्मी ने कहा चल बेटा एक काम करते हैं, नीचे वाला रूम खाली है, हम ले लेते हैं रेंट पे, क्योंकि मैं खुद रेंट पे ही रहती हूँ, मेरा खुद का भी अपना घर नहीं है। तो मम्मा ने कहा हम नीचे रखना शुरू कर देंगे। तो मैं कहा चलो ठीक है। उस वक्त शैतान आ चुका था। आप लोग सोच रहे हो कि शैतान कौन है? शैतान एक डॉग था जिसको मैंने रेस्क्यू करा था, मेरे भाई ने एक्चुअली करा था। उसे कोई कुएं में फेंक गया था, गंदगी वाले कुएं में। उसको कंटिन्यू फिट्स पड़ते थे, एवरी 5 to 10 मिनट्स के बाद उसको फिट्स पड़ते थे। मुझे हर डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि इसको पुट टू स्लीप का एक इंजेक्शन कर दो। पुट टू स्लीप वो होता है बेसिकली, जिनको नहीं पता कि वो एक इंजेक्शन है, वो डॉग को लगाया जाएगा, किसी भी एनिमल या किसी को भी, और वो अपनी सांसें छोड़ देगा, मतलब वो मर जाएगा। बट मेरे अंदर से हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं किसी को ज़िंदगी या मौत देने वाली मैं नहीं होती। मैंने कहा ये जैसे भी जाएगा अपनी आखिरी दम पे खुद जाएगा। तो उसको मैंने रखा, तो उसको घर में रखती थी। एंड इवन मैं अराउंड 2-3 महीने तो मैं सोई नहीं थी, रात में सोती नहीं थी। इससे मेरी स्लीपिंग का जो सर्कल है वो बहुत बिगड़ गया है अभी तक। इस चीज़ को 4 साल होने जा रहा है। तो धीरे धीरे वो कब एक डॉग से 3, 4, 5, 6 हुआ पता ही नहीं चला। एंड वो 3 मई को एक्सपायर कर गया डॉग। ओके। उसके बाद बहुत रोई, बहुत अंदर से टूट गई थी। तो घर में मैंने धीरे धीरे जब आप रेस्क्यू करते हो ना, जब आप ऐसे एनिमल्स को रेस्क्यू करते हो और आप अपने घर में रखते हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो डॉग कब 3 नंबर से 30 पे पहुंच जाता। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। हम कई ऐसे मदरलेस जो पपीज़ होते थे जिनकी मदर मर गई, किसी ने पॉइजन दे दिया या किसी ने मार दिया या बर्थ देते हुए डेथ कर गई, हम अपने पास रखते थे। ऐसे हमारे पास कम से कम 18 to 20 पपीज़ हो गए। एंड नीचे हमारे पास ऑलमोस्ट 10 to 20 डॉग्स हो चुके थे। सर्जरीज, हिट एंड रन केसेस, मैगेट वूंड, बहुत से ऐसे रेस्क्यूज़ हो गए। एंड हम फीडिंग तो कराते थे ऑलरेडी। मैं और मेरी मदर बकेट्स उठा करके लेके जाते थे। कितने किलोमीटर्स तो हम चलते थे, हमें अंदाज़ा भी नहीं था। बकेट्स उठाना, मेरा भाई जाता था, हम लोग कम से कम 3-3, 4-4 बकेट्स लेकर के जाते थे। बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो हम 12 बजे निकलते थे फीडिंग कराने, क्योंकि सब सो जाए, बच्चे आ पाए ओपन, क्योंकि दिन के समय बच्चे नहीं आ पाते, तो हम लोग रात में कराते थे। लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। आप जानवर को खाना दो, आपको कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा, लेकिन आपको गिराने हर कोई आ जाएगा। तो बहुत लड़ाई होने लगी। वो लड़ाई हमारे लैंडलॉर्ड तक पहुंचने लगी। अच्छा। और सरप्राइज विजिटिंग हुई। उन्होंने देखा जब जानवर बहुत रखे गए घर में, उन्होंने कहा या तो घर खाली कर दो
या तो जानवर को हटा दो। अब वो एक ऐसा टाइम था कि हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं थे कि हम फ़ौरन बच्चों को शेल्टर होम्स भेज दें, और एक आदत हो जाती है ना कि एक माँ अपनी औलाद को कैसे किसी और के पास छोड़ दे। तो बस मैं इनको अपना बच्चा समझती हूँ, तो मुझसे छोड़ा नहीं जाता। फिर हमने एक जगह रेंट पे ली, बहुत ढूंढने के बाद हमें एक जगह मिली, कोई जानवरों के लिए दे भी नहीं रहा था, बट उस टाइम उन अंकल ने हमारी बहुत हेल्प करी, हमें जगह रेंट पे दी, 100 गज की जगह ली। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम थी कि मदरलेस पपीज़ को आप ज़्यादा देर अपने से दूर नहीं रख सकते, क्योंकि उनको हर 2-3 घंटे के बाद उनको फीड कराना होता था। तो घर में तो रहते थे, छुपा करके रखो कि किसी को पता ना चले, आसपास के लोगों को पता ना चले। रेस्क्यूज़ को रात में बुलाती थी 12-1 बजे के बाद, कि आसपास के लोग देखे ही नहीं कि रेस्क्यूज़ आ रहे हैं, इमरजेंसी केसेस। क्योंकि आप शेल्टर पे स्टाफ रहता था तो मैं रुक नहीं सकती थी, और मुझे बच्चों को देखना होता था कि जो क्रिटिकल केसेस है उनके पास जागना, उनको हर थोड़ी देर में देखना, तो उनको चुपचाप बुलाती थी रात के अंधेरे में। तो ऐसे होते 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 कब वो जगह 100 गज में 50 बच्चे हो गए, पता ही नहीं चला। 50 से 60। और मेरे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली से रेस्क्यूज आते हैं, ऑल ओवर इंडिया मैंने हो रखा है कि मतलब मुझे जहाँ से पॉसिबिलिटी है, मेरी कोशिश ये है कि जहाँ हेल्प नहीं पहुँचती, जहाँ कोई रेस्क्यूवर नहीं है, जहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, शेल्टर होम्स नहीं है, मैं वहाँ रेस्क्यू करूँगी। क्योंकि दिल्ली में बहुत शेल्टर होम्स हैं, बहुत रेस्क्यूवर्स हैं जो दिल्ली के बच्चों की हेल्प करने के लिए रेडी है। बट यूपी के बहुत एरियाज़ हैं, और पंजाब के, राजस्थान के, हरियाणा के बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे अभी भी हमको ये नहीं पता कि एनजीओ जानवरों का है क्या एक्चुअली। तो हम वहाँ अपनी एम्बुलेंस भेजते हैं, प्राइवेट जो हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद की एम्बुलेंस नहीं है। उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 7 to 8,000 पड़ जाता है, कई बार तो 14,000 पड़ जाता है। बाप रे। और वो हम लोग खुद पे करते हैं, क्योंकि हमारा एकदम ज़ीरो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा, हम कोई चार्जेस नहीं लेते किसी से भी। तो उस पर क्या होता है कि हम एम्बुलेंस के भी हम ही पे करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गए कि बच्चे शेल्टर्स में बढ़ते गए, उनको रखने में प्रॉब्लम आने लगी, और रेस्क्यूज़ को मना करो तो खुद पे बुरा लगता था कि उस बच्चे को नीड है, अगर मैं नहीं पहुंची, कोई और नहीं पहुंचा, फिर वो बच्चा तो मर जाएगा। बहुत प्रॉब्लम फेस होने लगी। तो तब अंदर एक और हुआ कि अब कुछ करना पड़ेगा, कि कुछ तो बहुत बड़ी जगह पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे मतलब मेरी लाइफ में चेंजेस आए, और स्टडी को एक साइड कर दिया। स्टडी की तो एकदम ज़ीरो हो चुकी थी। कॉलेज मतलब मुझे लगा भी नहीं था कि मैं कॉलेज निकाल पाऊँगी, मैं तो कॉलेज ड्रॉप कर रही थी कि स्टडी को एक साइड कर देते, क्या करना है। ये हो गया था कि अब इन्हीं को करना है। शैतान के आने के बाद लाइफ में तो बस ये था कि हाँ अब इसी में जाना है, वरना पहले मेरे सपने कुछ थे, अब कुछ है। आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है। भगवान आपकी लाइफ में चाहता कुछ है। तो पहले मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं स्टडी करूँगी, बेसिक करती रहूँगी, कि फीड कराना, शेल्टर होम्स भेज देना, और जॉब करूँगी, सेल्फ अर्निंग जो होगी मेरी, उससे कुछ सेविंग्स करके फिर अपना शेल्टर होम खोलूँगी। बट आज मैं यहाँ हूँ। जॉब तो मैंने करने की कोशिश की, बट नहीं हुआ पॉसिबल, क्योंकि जिस फील्ड में हूँ वो 24/7 मांगती है, और आप जॉब कब करोगे? दिन के 24 घंटे तो आप इन्हीं को दे रहे हो, तो जॉब भी छोड़नी पड़ गई। तो ऐसे लाइफ में बहुत से चेंजेस, बहुत से टर्न्स आए, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि भगवान भी मुझसे ये चाहता था कि मैं इनके लिए करूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरी लाइफ में चेंजेस आए। ट्रू, क्योंकि मैं आपकी बात सुन रही थी ना, तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे डॉगीज दिखते हैं, स्ट्रीट डॉग्स दिखते हैं, सब दिखते हैं, पर मुझे कभी ऐसा डॉग कभी नहीं दिखा लाइफ में कि जिसको देख के मुझे, समझ रहे हो, जैसे आपको दिखा कि नहीं मेरे को इसको रेस्क्यू करना, आपके पास आया। क्योंकि हर किसी को, आपकी वाली बात है कि भगवान ना हर किसी को एक सबके लिए सोचा होता है कि ये इस चीज़ के लिए बना है। तो मुझे लगता है कि आपको उन्होंने स्पेशल चुना है कि नहीं, तुझे जॉब नहीं करनी है, तुझे पढ़ाई नहीं करनी, तुझे इन बच्चों का ध्यान रखना। मुझे बहुत खुशी है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि जो काम करूँगी, मतलब वही काम करूँगी जो मेरे दिल को सुकून दे। मेरे लिए पैसा वैल्यू नहीं करता था स्टार्टिंग टू एंड, क्योंकि मैंने एक जॉब करी है जो 3,000 की थी, और बहुत दूर जाना, कन्वेंस में बहुत, तो दिल को सुकून दे वो काम करना था मुझे स्टार्टिंग से, कि मेरे बस का नहीं था 9 to 5 जॉब, और ये सब मेरे बस का नहीं था। स्टार्टिंग से माइंड में था कि वो करूँगी जो मेरे दिल को सुकून दे, बस।
ताकि मैं चाहे रात के 3 बजे सोऊं लेकिन सुकून की नींद लेके सोऊं कि हाँ मैं आज खुश हूँ, आज मैंने किसी को कुछ, कहते हैं ना कि आप जब इस फील्ड में जो इस फील्ड से है वो रिलेट करेगा, जब आप किसी एनिमल को या किसी नॉट एनिमल किसी ऐसे को आप लाइफ देते हो ना, उसकी लाइफ बदलते हो, तो आप उसकी नहीं अपनी भी बदलते हो और अपने आप को एक बहुत बड़ा पीस देते हो, आप अपने आप को एक बहुत बड़ा सुकून देते हो, जो सुकून से बहुत रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको इस काम से मिलता क्या है, कोई पैसे मिलते हैं, कुछ ऐसा मिलता है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि बहुत बड़ा सुकून मिलता है, वो सुकून जो आप शायद कहीं नहीं ढूंढ सकते। आप कहीं घूम लो, आप कहीं कितने भी पैसे कमा लो, आप कुछ भी कर लो, आपको जो सुकून, एक किसी को आप लाइफ दे करके देखो, आप किसी को एक टाइम का मील खिला करके देखो, आपको जो सुकून मिलेगा, मैं गारंटी कह सकती हूँ आपको सुकून कहीं नहीं मिलेगा। बट लोगों में अभी चेंजेस आने बहुत रहते हैं। हाँ। और मैं चाहती हूँ कि आज जो मेरे यूथ के लोग हैं और जो मेरे बात के हैं, उस चीज़ को समझे कि इंसानियत और आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। इतने भी हार्ड मत जाओ कि आपको किसी का पेन समझ ना आए। आपके सामने कोई बैठा हो जिसको आपकी ज़रूरत हो लेकिन आप उसकी दर्द को नहीं समझ पाओ, तो आपका शायद इंसान होना गलत है। इंसान ही होना चाहिए। अपने आप को इतना हार्ड मत बना लो कि आप किसी का पेन ना समझ पाओ, क्योंकि एक टाइम पे आप खुद सोचो कि अगर आप उसकी जगह आप होते और लोग आपके साथ ऐसा करते तो आपको कैसा फील होता। तो लोगों में भी बहुत से चेंजेस आने रहते हैं और आई थिंक आएंगे, आई होप आएंगे, क्या पता मैं कोई चेंज ला पाऊँ। और जो भी लोग आज मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि आप मेरे जैसा मत बनो, आप जैसे हो वैसे बनो, क्योंकि आप तब ज़्यादा खिल के निकल पाओगे। इंस्पिरेशन आप मानो, मेरे भी बहुत से हैं, ऐसा नहीं है, बट आप जिससे मैं जानवरों से प्यार करती हूँ ना, मुझे उनसे जैसा, आप कुछ जैसा आप वैसे करो, आप ज़्यादा खिल के निकलोगे, आप ज़्यादा प्यार करोगे। पर देखते हैं धीरे धीरे बहुत से चेंजेस आएंगे, बहुत कुछ होना है और शायद हो सके मुझसे बेटर कोई आए। डेफिनेटली। और मैं चाहती हूँ आए, इन जानवरों के लिए, इंसान के लिए बहुत बेहतर आए। तो मुझे ये पूछना था कि हेल्प आती है आपको कहीं से, फाइनेंशियल डोनेशंस वगैरह? हाँ, ऐसे बहुत से लोग हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टा, एफबी, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और जिनके साथ मैं अपनी इन बच्चों की हेल्प के लिए आवाज़ रेस करती हूँ और वो लोग करते हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, मेरे बच्चों के लिए वो आगे आके बहुत हेल्प करते हैं। मैं मेरा बच्चा बोलूँ तो शायद मैं गलत बोलूँगी, उनके भी बच्चे, क्योंकि ये काम जैसे कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, वैसे ये काम जैसे मैं अगर इस फील्ड में आके काम कर रही हूँ तो उन लोगों की बदौलत मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। कोई 1 रुपये करता है, कोई 2 रुपये करता है, कोई मंथली करता है, कोई वीकली करता है, उस तरीके से बच्चों के लिए, कोई बच्चों के लिए खाना डोनेट कर जाता है। और मैं कहूँगी ये सिर्फ हेल्प नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हम फील्ड पे नहीं जा सकते, वो भी ला करके रेस्क्यू हमारे पास पहुंचा जाता है। तो हाँ, हमारे पास मदद आती है, क्योंकि जहाँ मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, जो जैसे आप जैसे लोग, कई ऐसा होता है ना कि वो सब बच्चों को बचाना चाहते हैं बट वो नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, उनके ऊपर और भी बहुत जिम्मेदारियाँ, बहुत वो है, लोड है, तो वो डोनेट करते हैं, वो आगे आते हैं, उन बच्चों को एक न्यू लाइफ देते हैं। तो बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है कि और लोग जुड़ते हैं और लोग जुड़ेंगे, बहुत खुशी होती है उन लोगों को अपने आप से, इन बच्चों के लिए जब वो स्टेप लेते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि उनको मैं कैसे थैंक यू करूँ। मैं हर एक इंसान को थैंक यू कर पाना तो बहुत मुश्किल है, बट थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे बच्चों के लिए डोनेट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। शायद मैं ये बोल रही हूँ वो भी बहुत कम है कि मैं कैसे थैंक यू करूँ। आप लोग उनको एक न्यू लाइफ देते हो, क्योंकि आप लोग जो भी वो लोग डोनेट करते हैं उससे कई बच्चों की लाइफ बदलती है। बहुत बच्चों की सर्जरीज, बहुत बच्चों की मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत बच्चों को खाना। जब हमारे पास बच्चे आते हैं ना, वो आते हैं एकदम स्किनी, और जब यहाँ से एकदम हट्टे कट्टे होकर के जाते हैं और लोग बोलते हैं अरे मैडम आपने क्या खिलाया है, इतने हट्टे कट्टे होकर के आ रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है। कैसे बताऊँ, क्योंकि मेरे लिए अकेले काम कर पाना बहुत इम्पॉसिबल था। वो लोग जुड़े, उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आज यहाँ पहुँचा दिया कि ऑलमोस्ट हमारे साथ 1 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं हमारे टोटल प्लेटफॉर्म से मिला करके। मुझे यहाँ पहुँचा दिया कि मैं आज अपने सपने को सबका सपना बना करके मैंने प्लेटफॉर्म बना रखा है, जहाँ पे हम एक न्यू लाइफ क्रिएट करते हैं, बच्चों को लाइफ देते हैं।
तो बस इसी में लगे और बहुत लोग हेल्प करते हैं इसमें। कैसे कैसे रेस्क्यू डॉग्स आते हैं, मतलब बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा केस? अच्छे तो खैर कौन ही आता होगा, बट वर्स्ट से वर्स्ट मैं जानना चाहती हूँ और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ ये चीज़ कि देखो भैया इंसान क्या क्या चीज़ें कर रहा है। ऑब्वियसली इंसान के उससे ही हो रहा होता है, कुछ कुछ है कि हाँ जो अपना नेचुरल चीज़ों से भी लोगों के जैसे मैगेट्स हो जाते हैं, तो वो बताओ। अच्छा, आपने पूछा वर्स्ट केस। अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूँ तो शायद आपका भी दिल दहल उठेगा, जो मेरे साथ हुआ था जब मुझे पता चला था। एक डॉग था हाईवे का, ये मेरे बर्थडे के आसपास का ही केस था और उस डॉग के साथ एक घटना हुई। उसे भी नहीं शायद पता था कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। एक कैब ड्राइवर था, उसके पीछे उस लेडी की गाड़ी चल रही थी, उसने एक डॉग को हिट करा। अच्छा। उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ओपा। वो डॉग बहुत मुश्किल से एक कॉर्नर हाईवे की जो पाथ होते हैं उधर पहुंचा। एंड आप इंसानियत कहते हैं ना, इंसान के ऊपर हंस पड़ोगी जब भी आप सुनोगे। वो पर्सन अपनी गाड़ी से उतरा, उसने अपना बम्पर चेक किया, बम्पर तो नहीं टूटा मेरा, एंड वो गाड़ी में बैठा वो चल दे। मुझे बोलते हुए भी बहुत तकलीफ हो रही है। वो बच्चा एक कॉर्नर में पड़ा रहा, उसने उस बच्चे की तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा, एंड वो बच्चा पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया। उसकी आगे का जो कंधा था वो डिसलोकेट होकर नीचे घिसक गया। पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाना शायद आप लोग के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी, बट एक डॉग के लिए बहुत बड़ी बात है, एक एनिमल के लिए। क्योंकि हमें तो कोई आके खिला देता है, हमारे पेरेंट्स हैं, बट उनको कौन खिलाएगा। वो तो पीछे एक लेडी थी जो भगवान बन के उस बच्चे के पास थी और उसने मेरे तक पहुंचाया, बट वो बच्चा ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि उसके टिश्यूज़ इतने डैमेज हो गए थे कि यहाँ एक बहुत बड़ा वूंड होता जा रहा था डे बाय डे। वो बच्चा 1 वीक जिया, बट बहुत तकलीफ में जिया। मतलब मैं अगर आपको वो दर्द बताऊं तो शायद मैं बयां भी नहीं कर पाऊंगी। वो मेरे लिए वर्स्ट केस तो बहुत आते, लेकिन वो बहुत दर्दनाक था कि वो बच्चा कैसे जिया। और उस इंसान के ऊपर मैं शर्म करती हूँ कि वो इंसान है कि जिसने अपनी गाड़ी बम्पर चेक किया और वो चल दिया। और एक और है जिसे रिसेंटली मैंने रेस्क्यू करा है कतर मार्केट से। उसके सर पे किसी ने नोकीली चीज़ मारी जिससे उसका हेड, गर्मियों में क्या होता है ना, वूंड बहुत छोटे से बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, पकता है वो गर्मी की वजह से। और मैं ये कह रही हूँ आसपास इतने लोग जिसने उसकी मदद ही नहीं करी। उसका पूरा वूंड मतलब आप समझो यहाँ से पूरा खाली, पूरा ब्रेन दिख रहा। एंड मैं गई थी अपनी शॉपिंग के लिए, वो बच्चा मेरे सामने से, मैं बस उतरी और वो सामने से जा रहा, मैंने अपना सब छोड़ा, फ़ोन पर्स वर्स सब फेंका और मैं भागी उस डॉग के पीछे। मैं अराउंड 5-6 किलोमीटर भागी, हमारा 3 घंटा उसके पीछे लगा उसको पकड़ना। और मेरी खुद की एम्बुलेंस नहीं है, तब मुझे समझ आया कि खुद की एम्बुलेंस होना क्यों इतना ज़रूरी है। प्राइवेट एम्बुलेंस बड़ी मुश्किल से अरेंज करी, उस बच्चे को हॉस्पिटल अपने शेल्टर लेकर के आई। उसके पैर में भी चोट लगी हुई थी। जब उस बच्चे को मैं रेस्क्यू करके गाड़ी में बिठाया तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत रोना भी आया कि अगर शायद मैं आज नहीं आती, ये बच्चा मुझे नहीं दिखता। मैं लेट हो गई थी मार्केट जाने में, हमें जाना बहुत पहले था, बट मैं बहुत लेट हो गई थी। शायद कहते हैं ना किस्मत भगवान मिलाता है आपको, तो मुझे मार्केट वो आना ही उस बच्चे के लिए था। तो जब मैंने उसको गाड़ी में बिठाया तो मैं रोने लगी कि अगर मैं इसके पास नहीं आती तो ये बचता क्या। और पता चला उस जैसे तो और बहुत डॉग्स उस मार्केट में घूम रहे हैं। बाप रे। उसको लेकर के आई। लोग बोलते हैं कि आप में इतनी हिम्मत कैसे आती है। मैं कहूँ तो मैं आपसे ज़्यादा, आप लोगों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मुझे लगा नहीं था वो बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। मैं अपने स्टाफ से पूछती थी अक्सर, वो बच्चा ठीक है, वो बच्चा ठीक है। उसके लिए खाना, वो कुछ वो अगर दूध नहीं पिए तो उसको पनीर दो, वो पेडिग्री नहीं खाए तो उसको कुछ और दो, उसको जो खाना है वो दो। आज वो बच्चा इम्प्रूव कर रहा है और बहुत खुशी है कि बच्चा इम्प्रूव कर रहा है। और जब वहाँ के लोग देखेंगे कि वो मर कर भी ज़िंदा आया है। जब मैं रेस्क्यू कर रही थी ना, बड़ी हंसी आती है लोगों पे। लोग मुझे सलाह दे रहे कि क्यों इसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रही हो, तो मर ही जाएगा 2-3 दिन बाद। लेकिन अब इस बात गर्व से है कि मैं जा पाऊंगी वहाँ पे कि देखो आप लोग कह रहे थे तो मर ही जाएगा, देखो जिंदा आ गया वापस। खुशी मिलती है। ऐसे बहुत से रेस्क्यूज है, किसी 1-2 को बता करके बताऊं
तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी हर बच्चे के साथ, क्योंकि गलत तो सबके साथ होता है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। हम कहते हैं ना कि हम डिज़र्व नहीं करते जानवरों को मारना, जानवरों को कुछ करना। जब हम एक रोटी नहीं दे सकते तो मारे क्यों? ऐसे बहुत से रेस्क्यूज़ हैं, एक एक का बताने बैठूंगे तो शायद रात हो जाएगी। बहुत से इंसिडेंट होते हैं लाइफ में। मेरे सामने का है, एक के ऊपर गाड़ी चली गई, उठा करके लेके भागे, हाथ दम तोड़ दिया उसने। छोटे छोटे पपीज़ आते हैं जिनको मारा जाता है स्टिक से, लोहे की रॉड से, गर्दन पूरी टेढ़ी हो गई, उसको उठाया, चुन्नी से अपने आप अपने छाती पे बांध करके हॉस्पिटल लेकर के जाती थी, लेकर के आती थी। कभी कभी एक हाथ से स्कूटी चलाती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है इनको। ऐसे हालत में देख करके ना ऐसा लगता है जैसे दिल रो देता है, अंदर से ना आवाज़ निकलती है कि क्यों कोई इतना बुरा करता है इनके साथ, क्या मिलता है, क्या उन्हें तकलीफ़ नहीं होती? आप मारते हो जानवरों को, आपको तकलीफ़ नहीं होती? आपके खुद के बच्चे नहीं हैं क्या? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके बच्चे को कोई इस तरीके से मारेगा तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी? लोगों को कहना है कि आप इनको बच्चा क्यों बोलती हो? मैं क्या बोलूँ, बच्चे तो हैं, जानवर है तो क्या हुआ? उनमें जान नहीं है, उनमें प्राण नहीं है, उन्हें दर्द तकलीफ़ महसूस नहीं होती, उन्हें भूख नहीं लगती। तो ऐसे रेस्क्यूज़ को डिफ़ाइन कर पाना बहुत मुश्किल है कि कोई ज़्यादा दर्दनाक है, कोई कम दर्दनाक है, क्योंकि पेन तो हर किसी को महसूस होता है। आप चाहे एक डंडा मारो, चाहे आप 10 डंडे मारो, या आप ऊपर से फेंक दो। ऐसी कई वीडियोज़ हैं जिन पे लोग अपने सोर्स ऑफ मतलब एंटरटेनमेंट के लिए डॉग्स को बिल्डिंग से नीचे गिर देते हैं। फाड़ भी दिया था एक को तो बीच से। हाँ, कुछ लोग पटाखे जलाते हैं। अक्सर दिवाली पे कोई नया इंसिडेंट हो रहा होता है कि कोई मंकी के नीचे बम लगा रहा है खाना देने के बहाने, कोई जानवर को बम के साथ, बहुत से बम होते हैं उनके साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। पर मैं ये सोचती हूँ कि आप खुद को एक बार उसकी जगह रखो ना, कोई आपके साथ ऐसा करे तो कैसा फील होगा? बट नहीं, हम इंसान बहुत सेल्फिश हो गए। हमारे अंदर ऐसा हो गया ना कि हमें सिर्फ खुद की परवाह है, हमें दूसरों की नहीं। यहाँ जानवर क्या, इंसान के लिए नहीं सोचता। हाँ। रोड पे पड़े इंसान जिनका एक्सीडेंट होता है, लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग ओ अरे तू गलत गाड़ी चला रहा था, तू गलत गाड़ी चला रहा था, इसमें लग जाते हैं रेदर देन कि उसको उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाए। ऐसे कई लोग रोज़ाना अपने जान गंवा बैठते हैं। ऐसे जानवरों के साथ भी होता है, क्योंकि इंसान और जानवर में एक चीज़ का अंतर है, वो है समझ। इंसान के अंदर समझने की काबिलियत है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट जानवर के अंदर इतनी नहीं है सेंस। अब उसे अगर पता है कि सामने रखा जो सामने इंसान है वो उसका मजाक बनाएगा या उसको मारेगा या तकलीफ पहुंचाएगा, तो क्या वो उस इंसान के पास जाएगा? नहीं। वो जानवर तो प्यार का भूखा है, आप उसको प्यार करो, वो आपको कई सालों तक नहीं भूलेगा, बट इंसान भूल जाएगा। अक्सर मेरे को बहुत लोगों ने ये सलाह दी है कि जानवरों के लिए क्यों कर रही हो, इंसानों के लिए करो। अच्छा। इंसान के लिए करोगी तो भगवान मिलेंगे, इंसान के लिए करोगी तो इंसान पूजेगा, पर क्यों? देखो, करो आप सबके लिए, किसी के लिए ज़्यादा नहीं, किसी के लिए कम नहीं, बट मैं जानवरों को बहुत, मेरा एक ऐसा लगता है कनेक्शन है, उनसे मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। मैं कहूँगी आप सबके लिए करो। आपका अपना इंटरेस्ट होता है कि कोई इंसान के लिए करता है, कोई बच्चों के लिए करता है, कोई जानवरों के लिए करता है, बट मैं आज एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि जो लोग पूछते हैं कि इंसान के लिए क्यों नहीं करती। जब इंसान को जानवरों से लगाव है, आप कहते हैं ना इंसान को इंटरेस्ट होता है, वो सब होता है, तो वो उसी में ज़्यादा अच्छे से खिल के निकल पाता है। तो मुझे जानवरों से है, और आप किसी के लिए भी करो, आप करो, एटलीस्ट आप किसी को लाइफ दे रहे हो, आप किसी को बचा रहे हो, आप किसी को एक टाइम का मील दे रहे हो, तो आप अपना बेस्ट करो। और अपने कहते हैं ना कि आप एक को खिलाओ या 10 को खिलाओ, एक खिलाओ एटलीस्ट। आप अपने अंदर इंसानियत को जगा करके रखो। और फीडिंग जैसे आप करवाते हो डॉग्स को, करते थे, कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है लोग, क्योंकि आसपास के लोग आप कह रहे थे, कि कुछ एक आध ऐसा इंसिडेंट बताओ जो हुआ हो? देखो, मैं कहूँगी फीडिंग तो नहीं, अकेले फीडिंग पे नहीं, रेस्क्यूज़ पे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। फीडिंग पे एक बार हुआ था एक्चुअली। अब मैं शेल्टर होम जो रन करती हूँ काफ़ी बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे हो गया है, तो मेरा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से रेस्क्यूज़ आते हैं, बहुत सी चीज़ों को देखना, डॉक्टर्स के पास भेजना।
मेरे फादर मदर और मेरा जो मम्मी है वो फीडिंग कराती है ऑलमोस्ट। अब हमारी फीडिंग 450 प्लस डॉग्स की हो चुकी है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 500 हो गए होंगे। तो ये बात है 2-3 महीने पुरानी। मेरी मदर को बहुत अब्यूज़ करा गया था एंड उन्हें कहा गया था कि तू जादू टोना टोटका कर रही है। क्योंकि आज की सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कुत्तों को अगर खाना खिला रहे हो तो आप जादू टोना टोटका कर रहे हो। ब्लैक डॉगी को, ब्लैक मैजिक और ब्लैक डॉग को खिला रहे हो या किसी को भी। ये मेंटालिटी बहुत बेकार है लोगों में। और इतनी बुरी तरीके से मेरी मदर को बोला गया था, इवन स्लट। मैं वो वर्ड्स भी नहीं बोल सकती जो उन्होंने बोले थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था इस चीज़ को सुन के। जब मैं वहाँ पे गई तो उन लोगों ने ना सुनने के बजाय ना कुछ, तो वो लोग और हाइपर हो गए कि तुम करती हो जादू टोना, तुम अपने घर ले जाओ। क्यों? हम क्यों अपने घर ले जाए? इंसानों ने तो अपना घर बनाया, कब्जा कर लिया इस धरती पे। उन्होंने बरामदे बनाए, रोड बनाए, वो तो एक सड़क पे रहते हैं ना। हमें उससे भी प्रॉब्लम है। कुछ लोग अब तो हम लोग उस कैपेबल हो गए कि हम ये चीज़ फेस कर जाते हैं। मेरी फैमिली साथ में खड़ी है। कुछ लोग होते हैं जो ये फेस करते हैं, उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं खड़ी है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग हिम्मत रखो। और आजकल सोशल मीडिया का पावर बहुत हो चुका है। एग्जैक्टली। और आपको कोई कितना भी टॉर्चर करे, आप उस चीज़ की क्लिप लो और उसे शेयर करो। एक इंसिडेंट हमारे साथ अक्सर होता है कि हम जब भी फीड कराते तो हमें एक लाइन सुनने को मिलती है, अपने घर ले जाओ। इतना ही प्यार है तो जानवर अपने घर ले जाओ। हाँ। क्यों? मैं पूछना चाहूँगी क्यों? आपको कोई आके बोलता है आप अपना घर ले जाओ कहीं और, आप बड़े हक से कहते हो आपका घर है, तो ऐसे वो भी तो हक से वहाँ रह रहे हैं। लोग गंदा पानी नहीं छूते, अपने शरीर पे नहीं लगने देते, लेकिन वो गंदा पानी पीते हैं, अपनी प्यास उससे बुझाते हैं। आप डस्टबिन में वापस हाथ नहीं डाल सकते, वो उस डस्टबिन में अपना खाना ढूंढते हैं, अपना मुंह डालते हैं कि उन्हें कुछ मिलेगा। और उनको क्या मिलता है? बहुत थोड़ा खाना। क्या हमने कभी सोचा है कि हम भर पेट अपनी थाली से खाना खाते हैं, थाली में अच्छे से सर्व करते हैं, बट उन्हें क्या मिलता है? हमारी गंदगी छोड़ी हुई नालियों में पानी पीने को मिलता है। ठंड में हम अपने बरामदों पे नहीं बैठने देते। वो कहाँ जाएंगे? मैं ये पूछना चाहूँगी, वो जाएंगे कहाँ? हमने तो अपने बड़े बड़े महल तैयार कर लिए हैं, उनको तो हम सड़क पे भी नहीं रहने देते। हमें बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि आप फीड कराते हो, आप उनका ध्यान रखते हो। मैं भी विंटर्स में निकली हूँ जैकेट्स बनाने। हम लोग जैकेट्स बना रहे हैं, रिफ्लेक्टेड कॉलर्स बना रहे हैं जो रातों में चमकती है, जिससे हिट एंड रन के केसेस थोड़े से अवॉइड हो जाए। लोग क्यों कर रहे हो इनके लिए इतना? इंसानों के लिए करो ना, वो ज़्यादा होगा। आप इंसान के लिए करो, वो भूल जाएगा। जानवर के लिए करो, कभी नहीं भूलेगा। बहुत से ऐसे फेस में प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, क्या पुलिस वाले भी हेल्प नहीं करते। हम ऐसा हमारे साथ बहुत हुआ। अभी हाल में केस हुआ था कि एक रेस्क्यू के लिए हम गए थे और हमारे साथ छेड़छाड़ी हो गई थी। हम कोई लड़ाई के मोटिव से नहीं गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड गए थे। हम लोग खाटू श्याम से वापस आए थे। अच्छा। हमने रिक्वेस्ट करी कि आप वो डॉग हमारे पास ले आओ, क्योंकि बीइंग रेस्क्यूअर और जब आप सोलो कर रहे हो ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप स्कूटी, आपके पास कोई कुछ व्हीकल भी नहीं है कि आप जाओ लेकर के आ जाओ। आपके पास स्कूटी है, स्कूटी पे आप कैसे लाओगे? हर कोई डॉग्स के साथ नहीं सेफ फील करता, सबको डर लगता है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, बट उन्होंने हमारा नंबर लोगों को फैलाना शुरू कर दिया। एंड वो लड़का था हार्डली 15-16 साल का। उसने मेरे चेस्ट पे धक्का दिया, मेरा गला दबाया। एंड आप यकीन मानोगे, मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई है, मैंने वीडियोस शेयर करी अपने सोशल मीडिया पे। पब्लिक, क्या लड़के मुझे उल्टा गाली दे रहे हैं कि तेरी गलती रही होगी तभी उस लड़के ने ये सब किया। आज इतना असॉल्ट होता जा रहा है ना कि रेस्क्यूइंग इस फील्ड में मुझे डर लगता है। कभी कभी ऐसे कॉल्स आते हैं, बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि फेक कॉल्स आए कि यहाँ पे रात के समय, पहले तो मैं चल देती थी कि जहाँ का भी है चलो 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 देखा जाएगा। तो ऐसा हुआ कई बार, रेस्क्यूज ही नहीं है वहाँ पे, तो देखा तो है ही नहीं, वहाँ लड़के हैं। तो हमने अवॉइड करा इस चीज़ को थोड़ा, क्योंकि सेफ्टी के ऊपर बात आने लगी। ऐसे बहुत से एरियाज़ पे कॉल्स आने लगे जहाँ पे सिर्फ लड़के इकट्ठा रहते थे, बहुत डर लगने लगा था। तो इस चीज़ को अवॉइड किया। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो सेफ़ फील करना, तो सेफ़ कहीं नहीं है। दिन के कई कॉल्स आते हैं जिसमें से सिर्फ गलत कॉल्स होते हैं, जिनमें बात करनी है लड़कों को हमसे। बाप रे।
और लोगों की ये शिकायत है कि आप फ़ोन नहीं उठाते। कैसे फ़ोन उठाएं? जितने फ़ोन्स उठाते हैं उसमें तो सिर्फ गलत कॉल्स हैं। आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सही कॉल है, कौन सा गलत कॉल है। तो बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। फीडिंग कराना ही नहीं, रेस्क्यू करना, शेल्टर होम्स चलाना, बहुत प्रॉब्लम फेस, मतलब इतना कि लोग हर चीज़ में आप में कमी ढूंढेंगे। आप उनके कॉल्स नहीं उठा रहे तो आप उनके क्यों नहीं उठा रहे, आप उनका रेस्क्यू नहीं कर रहे तो आप क्यों नहीं कर रहे। बट कोई आकर ये नहीं देखना चाहता कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत रेस्क्यूज़ हैं, हम उस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हमें मिलता है। मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगी आप लोग को कि अगर आप लोग को फीडिंग के वक्त बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसा मैंने बताया कि आप वीडियोस बनाओ, वीडियो शेयर करो अपने सोशल मीडिया पे, और वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे अगर आप वुमेन हो तो वहाँ कंप्लेन रेज करो और उनको प्यार से समझाओ। पहले मुझे भी लगता था कि मैं भी लड़ूंगी तो उनको समझ आएगा, बट नहीं, मुझे एक चीज़ समझ आई कि वैसे किसी इंसान को जिसको समझना है उसको बहुत आमतौर समझ आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। डॉग्स तो हमारा गुस्सा उतारने के लिए इंसान डॉग्स को मारते थे, इसलिए हमने लड़ाई अवॉइड करी। बट आप लोग जो अकेले हैं, आप लोग प्लीज़ अपनी सेफ्टी अपने साथ रखें, क्योंकि आज मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी बैकबोन बन के, बट कुछ लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो उनके लिए, और आप प्लीज़ अपनी फैमिली को समझाएं कि आपके लिए एनिमल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। मैंने समझाया है, मेरी फैमिली समझी, और मेरी मदर का खुद का ये सपना था तो वो इसलिए आज मेरे साथ है। तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग अकेले कहीं नहीं जाओ, रेस्क्यूज़ पे किसी को लेकर के जाओ, एम्बुलेंसेस है प्राइवेट, आप उनको कांटेक्ट करो, रेदर देन कि आप खुद अकेले रात के वक्त चले जाओ। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करो आप। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप सेफ रहोगे तभी आप दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कर पाओगे। ट्रू। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी कि गवर्नमेंट से आपको क्या हेल्प मिल रही है, मतलब एज इन की क्या लॉज इतने स्ट्रॉन्ग हैं एनिमल्स के लिए स्पेशली? नहीं, एनिमल्स के लिए कोई लॉ नहीं है ढंग का, और मुझे नहीं पता कब बनेगा। और मेरी एक मांग है कि हाँ, एनिमल्स के लिए एक लॉ होना चाहिए जिसमें कि उनके लिए भी एक स्ट्रिक्ट लॉ हो, क्योंकि एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट लॉ जो जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं वो उनके अंडर आते हैं। आप किसी भी डॉग को रिलोकेट नहीं कर सकते, आप किसी भी डॉग को मार नहीं सकते, आप किसी भी डॉग के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। बट इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। लोग अक्सर का इंसिडेंट है कि लोग मार रहे हैं, झुंड बना बना के डॉग्स को मारा जाता है। पीपल आर रेपिंग ऑल्सो, रेप कर रहे हैं, लोग जहर दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर डर नहीं है उस चीज़ का। लोगों के अंदर डर होगा तो वो चीज़ वो नहीं करेंगे। लॉ तो होना ही चाहिए, प्लस जो पीपल है जो अंडर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे पुलिस, और इन सब के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आने की ज़रूरत है एनिमल्स में। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑफिसर्स, जानवर क्यों, आप जानवर के लिए लड़ क्यों रहे हो, आवाज़ क्यों उठा रहे हो? मेरे साथ ऐसे बहुत इंसिडेंट, जैसे मैंने बताया कि मैं पहले पुलिस केस कर देती थी, उस पर्सन को तो कोई इफेक्ट नहीं होता था, हमें रात के 3-3 4-4 बजे वहाँ रुकना पड़ता था। लोग आके हंसते थे, अरे ये कुत्तों के ऊपर केस करने आई है क्या मैडम, कुत्तों के ऊपर क्यों केस कर रहे हो, जाओ ना कुछ काम करो। कुछ तो बहुत गिने चुने 1-2 मुश्किल से अच्छे मिलते थे किसी केस में, बट वो भी ऐसे हो जाता था कि मैडम केस वापस ले लो, कुछ होगा थोड़ी, इनके ऊपर क्या है। तो मैं कहूँगी कि मेरी कोशिश रहेगी इन फ्यूचर इसके लिए एक आवाज़ उठाऊँ, एक कैंपेन स्टार्ट करूँ एज सुन एज पॉसिबल कि जानवरों के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए कि उनको मारा ना जाए, उनको खाना देने दिया जाए। हाई कोर्ट ने बहुत से रूल्स निकाले हैं, बट लोगों में अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ की, लोग उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अवेयर नहीं कर पा रहे, लोगों को नहीं बता पा रहे। हम जैसे एनजीओस बहुत कोशिश करते हैं इस चीज़ को, आवाज़ को उठाने की, लोगों तक पहुंचाने की, बट लोग अक्सर बैकआउट कर जाते हैं ड्यू टू अपनी फैमिली, सोसाइटी, डर, समाज, इनकी वजह से। मुझे लगता है लॉ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इन सब चीज़ों को स्टॉप करने पे, कि जो आज हैरेसमेंट होते हैं लोगों के साथ, उस चीज़ को फुल स्टॉप लगाएगा उस चीज़ के ऊपर। तो गवर्नमेंट को एक चेंज लाना चाहिए इन जानवरों के लिए। तो जागृति, एंड ऑफ द पॉडकास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि एक मैसेज आप ऑडियंस को दो, स्पेशली उन लोगों को जो डॉग्स की, एनिमल्स की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, जैसे जो जॉब कर रहे हैं ऑब्वियसली वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन बट दे वांट टू हेल्प। तो उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स बता दो कि हाँ आप लोग उसमें आप अपना वो कर सकते हो।
जैसा आपने मुझसे पूछा, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिज़ी हैं, उस तरीके से शेड्यूल नहीं निकाल सकते कि वो पर्टिकुलरली एनिमल्स की हेल्प कर पाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एनजीओ में डोनेट कर सकते हैं कोई भी अमाउंट, फूड, डॉग फूड। थोड़ा सा टाइम निकालें, सैटरडे संडे जो आपका ऑफ टाइम है, हाफ एन आवर, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे एनजीओज़ में वॉलंटियर करें जो आपके पास के ही हैं, और उनको टाइम दें, उनके साथ समय बिताएं। और आप नहीं कर सकते तो आप अपने आसपास के जानवरों के लिए थोड़ा सा चेंज लाएं। अगर आपकी गली में आप देखते हैं 3-4 डॉग्स हैं, तो आप उनको फूड प्रोवाइड करवाएं। उनको आप विंटर से आप उनको एक शेल्टर होम दें। शेल्टर होम ज़रूरी नहीं एक बहुत बड़ा हो, एक छोटा सा। आप इस तरीके से बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, क्योंकि हर इंसान शेल्टर होम खोल के आज नहीं बैठ सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो जॉब करते हैं, वो अपने बिजनेस में बिज़ी हैं, लेकिन उनको करना अंदर से उत्साह है उनकी, वो करना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से एक चेंज ला सकते हैं, और आप ऐसे एनजीओ से जुड़ सकते हैं जो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इस वर्क में फील्ड में हैं, तो आप उनको डोनेट करें, उनको ऐसे डॉग्स को मेडिकली स्पॉन्सर करें, उनको उनकी मेडिकली हेल्प करें, मेडिसिन पहुंचाकर, कोई भी एक छोटा सा अमाउंट डोनेट करके, या फिर उनकी नीड्स के सामान उन तक पहुंचा करके, ऐसे आप एनजीओ की मदद कर सकते हैं। ओके। और एक मैसेज, देखो, अगर आप किसी जानवर का या किसी का दर्द नहीं समझ सकते, आप उनको मारो मत। आप दर्द समझना शुरू करो, क्योंकि लोग ना जानवरों को मारा करते हैं, बट उनको बचाने वाले कम हैं। इंसान के साथ ही ऐसा है, ऐसा मैं सिर्फ जानवर के साथ नहीं कहूँगी। तो आप एक बार खुद को उस जगह पे अपने आप को रख के देखिए कि उस जगह अगर आप ऐसे होंगे और आपके साथ कोई कैसा करेगा इस तरीके से, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को बंद करें। जानवर को आप अगर खाना नहीं दे सकते तो आप एटलीस्ट मारे नहीं, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ़ होती है, उन्हें भी दर्द होता है। और ऐसे कई जानवर हैं जो इंसान की लापरवाही, मैं ये नहीं कहूँगी कि जानबूझ के वो मारते हैं, कुछ लोग गलती से एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से जानवर आज भुगत रहे हैं। बहुत से डॉग फुल बॉडी पैरालाइज हो चुके हैं जो शेल्टर होम्स में है हमारे पास। कुछ को तो ऐसा होता है कि हम एक लाइफ दे देते हैं, चाहे वो बॉडी को ड्रैग करके घीस करके चले, चाहे वो बेड पर हैं, लेकिन कुछ बच्चे हफ्ते, 10 दिन, 4 दिन में अपना दम तोड़ देते हैं तड़प तड़प के। तो कोशिश करें आपकी गिनती बचाने वालों में हो, ना कि मारने वालों में हो। थैंक यू। और जागृति जान से पहले एक बार उन लोगों के लिए अपना एनजीओ के बारे में भी थोड़ा सा बता दो। हाँ जी, तो मेरा एनजीओ आपको वैसे तो नीलोटी गांव में है, लेकिन आपको पेज जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगा, इंस्टा, एपी, यूट्यूब पे स्ट्रीट वर्ल्ड्स 709 है, STREET/WORLDZ 709। आप ये सर्च करेंगे तो जागृति मिश्रा करके एक आपको पेज पॉपअप होगा, वो हमारा एनजीओ है, एनजीओ का पेज है, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप ऐसे कई बच्चों की लाइफ बदल सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे बच्चों की लाइफ बदलिए, क्योंकि आप लोग अगर आगे आके इन बच्चों की मदद करते हो ना, हम इन बच्चों को और अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवा पाते हैं और अच्छे बड़े लेवल पे हम डॉग्स को रेस्क्यू कर पाते हैं। तो अभी जैसे मेरा एक सपना है कि अभी हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, तो हम एक गाय के और एक डॉग्स के लिए एम्बुलेंस डालें जिसमें पूरी तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि दिल्ली में ऐसी एम्बुलेंस अभी तक अवेलेबल नहीं है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और ऐसे बेसिक नीड्स हो जानवरों के लिए। तो मेरा ये सपना है कि मैं जल्द से जल्द अपनी खुद की फ्री एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट कर पाऊँ, मेरे लिए नहीं, अदर लोगों के लिए भी, क्योंकि जो लोग मदद करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, मैं उन लोगों के पास पहुंचना चाहती हूं, उन लोगों की मदद करना चाहती हूं। तो उसमें ऐसे लोग मेरी मदद करते हैं, क्योंकि हम ऐसे बच्चों की मदद कर पाएंगे जिन तक कोई मदद नहीं पहुंच रही है। तो आप लोग प्लीज़ इसमें मेरी मदद करें और आगे आएँ और हमारा सपोर्ट करें। आई रियली होप आप लोग जो आज पॉडकास्ट देख रहे, लाइक मेरे लिए बहुत इमोशनल था ये, और मैं खुद ही एनिमल से बहुत क्लोज हूँ। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि बहुत अच्छा काम कर रही हो और बहुत लोग का सपोर्ट मिलने वाला है। डोंट वरी, आई रियली होप आपका जो ये ड्रीम है, ये तो छोटा सा ड्रीम है एम्बुलेंस का, इससे भी बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे होंगे, क्योंकि मेरा पहला पॉडकास्ट है ये जो मैं एक रेस्क्यूअर के साथ कर रही हूँ, और मेरे को करना था, ये काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि करना तो है, तो तुमसे ही शुरू किया मैंने। एंड आई थिंक बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्ट्रीट वर्ल्ड्स का, FB, इंस्टा और जितने भी इनके हैंडल्स हैं सबका। तो आप लोग को कभी भी कोई ऐसा जानवर दिखता है तो प्लीज़ बिल्कुल भी सेकेंड थाट मत देना कि कैसे करना है,
कर देना कॉल, क्योंकि अब मुझे भी पता है, एक बार मैं भी ऐसे मेरा इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि ओके ऐसे भी एनजीओज होते हैं, क्योंकि वो नहीं है ना, लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है। एग्जैक्टली तो बिल्कुल किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना बेस्ट करना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एक्सट्रीम कर दो, जितना हो सकता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि एक स्टेप आप बढ़ाओगे तो एक स्टेप दूसरा बढ़ाएगा। हाँ वही, क्योंकि इसमें एक कहते हैं ना कि एक हाथ बढ़ेगा तो दूसरा हाथ बढ़ता है मदद के लिए। ट्रू। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप अपने पास के किसी एनजीओ तक उस बच्चे को पहुंचा सकते हैं, वरना आप हमें कांटेक्ट करें, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उन पर कॉल करें और हम तक उस केस को पहुंचाएं। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उस बच्चे को एक न्यू लाइफ देने की, जिसमें कि आप हमारी मदद करते हैं। मदद सिर्फ डोनेशन से नहीं होती, उस बच्चे को हम तक पहुँचाना, उस बच्चे को एक न्यू लाइफ देने में एक बहुत बड़ा साथ है, एक हाथ है। तो आप लोग प्लीज़, मैं आप लोगों से कहूँगी एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा हमारे शेल्टर होम में, जहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको आप लोग की मदद से हमने एक न्यू लाइफ दिया है। हम उनकी कोशिश में हैं, क्योंकि ऐसे कई गाय हैं। हमने गाय को रेस्क्यू करा था, जिसकी हम बात नहीं कर पाए, जिसके ऊपर कुल्हाड़ी चढ़ी थी, कुल्हाड़ी से मारा गया था, वो आज हमारे पास है। एक अक्सर गायों को छोड़ दिया जाता है रोडों पे। हाँ। तो हम ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, परमानेंट हमारे पास रहती है, हम उनको वापस नहीं छोड़ते। पैरालाइज, मैं क्योंकि मोस्टली पैरालाइज, हैंडीकैप, ब्लाइंड डॉग्स को परमानेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे एक बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे बच्चे हमारे पास होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक बार आइएगा, अपना ज़रूरी कीमती समय निकाल करके उन बच्चों को अपना दीजिएगा। आपको पता चलेगा लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है, हमारी तो बहुत बहुत ईजी है। वो लोग जीना मैंने उनसे सीखा है, जीती तो मैं थी, लेकिन एक लाइफ का बहुत बड़ा लेसन मैंने उनसे सीखा है कि कैसा भी समय हो, कितना भी बुरा समय हो, बस एक चेहरे पे मुस्कान आपकी हर चीज़ बदल सकती है, और जीने की एक चाह हो तो वो बहुत बड़ा लाइफ में चेंज ले आएगी। तो आप कभी थकिएगा मत, कभी आपको ऐसा लगे कि आप हार रहे हो, आप कभी ऐसा कि अब आपके पास कुछ नहीं है, तो आप ऐसे बच्चों को देखिएगा जो इंसान ने उनको इतना चोट पहुँचाया, इतनी तकलीफ़ दी है, तब भी वो जी रहे हैं और वो आज भी अपने लिए लड़ते हैं। तो आप लोग अपना थोड़ा समय निकालिए और इन बच्चों के लिए थोड़ा समय दीजिए। तो गाइज़ बस इसके साथ आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और आई रियली होप आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा ही लगा होगा जिन्होंने देखा, आई एम वेरी श्योर। और प्लीज़ जागृति को फॉलो करना, मैं इनका लिंक दे दूँगी। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अलविदा लेते हैं, बाय बाय।